हेलो फ्रेंड्स, टू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मापन के बारे में पढ़ा था, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मूल्यांकन को जानेंगे। इस एपिसोड में हम मूल्यांकन क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएँ हैं और साथ ही मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं मूल्यांकन के जानने के। सबसे पहले आते हैं इसके शाब्दिक अर्थ पे। तो मूल्यांकन का मतलब क्या है? मूल्य का अंकन, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं मूल्यों का निर्धारण। तो मूल्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया। शाब्दिक अर्थों में देखें तो मूल्यों का निर्धारण करने की प्रक्रिया जो है वो हमारी मूल्यांकन कहलाती है। अब इसको सरल शब्दों में और हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में हमें जिसका भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसके हर एक पहलू को देखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन व्यक्ति के या जिसका भी कर रहे हैं वो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का किया जाता है, जिसमें हम ये जानते हैं कि जो कुछ भी हम सिखाए हैं उसका उद्देश्य क्या है, सिखाए गए अनुभव हमारे सिखाने में जो कुछ भी हमारी प्रविधियाँ प्रयोग हो रही हैं वो कहाँ तक प्रभावी रही हैं, साथ ही सिखाने के पश्चात कौन से उद्देश्य उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। तो अगर देखें तो कुल यह हम कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन है वह एक हर पहलू का होता है। अब वो और एक हर उससे संबंधित जितने भी लोग होते हैं सबका होता है, या जितने भी वस्तुएं होती हैं सबका होता है। जैसे मूल्यांकन केवल बच्चे का ही नहीं होगा, मूल्यांकन शिक्षक का भी होगा, सीखने वाले बच्चों का होगा, आने वाले इसमें जिस पाठ्यक्रम को सिखाया जा रहा है उस पाठ्यक्रम का भी होगा, सिखाने में जो कुछ हम टेक्निक यूज कर रहे हैं टेक्निक का भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम ये मूल्यांकन हमको यह बताता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है। तो ये तो हो गया मूल्यांकन का हमारा एक अर्थ, ठीक है। अब हम परिभाषा के रूप में जानते हैं कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन की परिभाषा एनसीईआरटी के अनुसार हम देखते हैं। एनसीईआरटी ने बताया मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, कक्षा में अधिगम में आने वाली विधियां या प्रविधियां कितनी प्रभावी रहीं, साथ ही और कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये अधिगम से संबंधित है। ये इसमें बताया गया मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए। अगर उद्देश्य हमारे किस सीमा तक प्राप्त हुए
तो उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिगम में हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किए, वो विधियाँ कितनी प्रभावशाली रहीं, और साथ ही साथ हम कहाँ तक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। तो ये तो अधिगम की हमारी मूल्यांकन की हमारी ये परिभाषा हो गई। अब हम जानते हैं कि मूल्यांकन कितने पहलुओं पे काम करता है। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो मूल्यांकन क्या है, अधिगम से परस्पर संबंधित है। मूल्यांकन हमारा परस्पर से संबंधित है। मूल्यांकन वो नहीं है कि जब एक वर्ष के पश्चात पूरा सत्र में पढ़ाई होती है और आखिरी सत्र में 3 घंटे का पेपर ले लिया जाए, उसी के आधार पे हम मूल्यांकन कर लें, ये मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो किसी एक पहलू को या एक बार में हम परीक्षा लेके ये नहीं जान सकते, उसका सही से मूल्यांकन नहीं कर सकते। मूल्यांकन एक नियमित समय के पश्चात होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। कहने का मतलब एक सतत, व्यापक, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, ये हमेशा चलती रहती है। मूल्यांकन किसी न किसी तरह से होता रहता है। तो अब हम जानते हैं कि मूल्यांकन की कौन कौन सी बातें हैं जो मूल्यांकन पे डिपेंड करती हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा के अनुसार पढ़ा कि उसमें मूल्यांकन कुल मिला के हमारा 3 पहलुओं पे काम करता है। यानी कह सकते हैं कि मूल्यांकन के कुल 3 पहलू हैं। मूल्यांकन के हमारे कुल 3 पहलू हैं। अब उन पहलुओं को जानते हैं। पहला हमारा शैक्षिक उद्देश्य। यानी सबसे पहले ये जानेंगे कि किस उद्देश्य को लेके हम मूल्यांकन कर रहे हैं। दूसरा हमारा आता है सीखने के अनुभव। और अंत में लक्ष्य की प्राप्ति या व्यवहार परिवर्तन कह सकते हैं इसको। व्यवहार परिवर्तन अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति। तो मूल्यांकन हमारे इन्हीं तीनों पहलुओं पे किया जाता है। पहले तो उसका उद्देश्य बताने का होता है। उद्देश्य निकलने के बाद हम देखते हैं कि उसके उद्देश्य के जो हम उस पर कार्य कर रहे हैं, तो हमारे जो अनुभव हैं वो कहाँ तक पहुँचे, कितने प्रभावशाली रही हमारी विधियाँ, टेक्निक। उसके बाद क्या लक्ष्य की प्राप्ति हुई या व्यवहार में उसके कितना परिवर्तन हुआ। तो मूल्यांकन, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मूल्यांकन किसी एक बार परीक्षा ले देने से नहीं हो जाता है। मूल्यांकन में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। यानी मूल्यांकन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या है कि मूल्यांकन, पहली बात, वो निरंतर हो। मूल्यांकन क्या हो? निरंतर हो। अर्थात जैसे होता है ना, आप देखे होंगे विद्यालयों में क्या होता है, कभी मासिक टेस्ट हो जाता है, कभी फिर उसके बाद क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर उसके बाद फिर एक टेस्ट होता है। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है अनवरत चलती रहती है एक समयांतराल पे। तो इसमें निरंतरता हो, यानी निरंतरता हो। दूसरा, साथ ही साथ मूल्यांकन जब भी हम कर रहे हैं, तो जो मूल्यांकन करते हैं तो हमको कुछ न कुछ उसमें जो आउटपुट आता है वो क्या आता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बुरी है, हमको अधिगम में कठिनाई कहाँ आ रही है, इन सब चीज़ों का हम पता लगा पाते हैं। तो अधिगम की कठिनाई में पता लगाना, अधिगम में आने वाली कठिनाई का ज्ञान होता है। ठीक है। उसके बाद जब अधिगम के आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान हो गया, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि अब हम कौन सी तकनीकी, कौन सी प्रविधि अपनाएं कि जो कठिनाई आ रही थी उसको दूर किया जाए। तो ये कह सकते हैं उचित तकनीकी का प्रयोग या उचित प्रविधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात मतलब जब हम
मूल्यांकन कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि मूल्यांकन में हमारी निरंतरता हो, अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का उसके पश्चात ज्ञान हो, तकनीकी का प्रयोग हो और साथ ही साथ विद्यार्थियों और अध्यापकों, यानी देखिए जब मूल्यांकन हम करेंगे तो कुछ हमको फीडबैक के रूप में भी मिलेगा। जो फीडबैक मिलेगा उसके अनुसार पुनः हम स्ट्रेटजी बनाएं, पुनः अपनी शिक्षण योजना बनाएं ताकि आने वाले जो समस्याएं हैं उसको हम दूर कर सकें। तो यानी कह सकते हैं इसको फीडबैक के आधार पर, फीडबैक के आधार पर पुनः योजना बनाई जाए। ठीक, तो ये तो हो गया मूल्यांकन के हमारे 3 पहलू और साथ ही साथ मूल्यांकन में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ये जान लिए हम लोग। अब हम आगे जानते हैं कि मूल्यांकन का हमारे लिए महत्व क्या है या क्या क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम जानते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता हम क्या क्या है। तो आखिर हम क्यों मूल्यांकन करेंगे, आखिर हमारे मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। तो हम क्या कहते हैं, इसको हम जानेंगे कि शैक्षिक परिवेश को देख के, अधिगम को देख के, बच्चों के उसके परिवेश को देख के मूल्यांकन जो हम करते हैं उसकी आवश्यकता के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनमें हम जो हमें बताते हैं कि मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो सबसे पहला, छात्रों के मार्गदर्शन में। छात्रों के मार्गदर्शन में, अब मार्गदर्शन में क्या है, तो जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि बच्चे के उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी कमियां क्या हैं, उसी के अनुसार हम उसको आगे गाइड कर पाएंगे कि वो अपने रुचियों के अनुसार आगे बढ़ सके। ठीक है। दूसरा, सहायक सामग्री के में, सहायक सामग्री में। अब सहायक सामग्री में से क्या मतलब है, देखिए जो शिक्षण कार्य हम करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई सहायक सामग्री होती है, जैसे हमारा ये वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, चॉक, डस्टर, बुक, तमाम तरह के मॉडल या आपके तरह से कोई भी ऐसी टीएलएम हो जो हमको असिस्ट करते हैं। तो सहायक सामग्री ये कह सकते हैं, सहायक सामग्री के उचित चुनाव में ये ज़्यादा बेटर होगा। तब हम जब उसकी कठिनाइयाँ, उसकी कमजोरियाँ, उसके गुणों को जानते हैं उसी के अनुसार हम अपने सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। और पाठ्यक्रम के सुधार के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार हेतु, इसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता है। अब पाठ्यक्रम में सुधार होता है, कभी कभी कुछ ऐसे बुक में कुछ ऐसे टॉपिक भी मिल जाते हैं या कुछ राइटरों के अनुसार कुछ ऐसी बुक बना दी जाती है कि जो छात्रों के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो हम जब उसका मूल्यांकन करेंगे, उसको पढ़ाने के पश्चात, तब हम जानेंगे कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, इसको पाठ्यक्रम में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रखना चाहिए या सिलेबस के अनुसार इसको चलाना चाहिए। तो इन चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है मूल्यांकन का। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे हम। अब इससे आत्मविश्वास से क्या संबंध है, अगर ये देखिए अभी बताया गया है आपको कि मूल्यांकन में हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि हमारे शैक्षिक लक्ष्यों, शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए। ठीक है, हो सकता है उस उद्देश्य को पूरा करने में बालक काफ़ी हद तक आगे पहुँच गया है, यानी जो कुछ हम उसको सिखाना चाहते हैं वो 70% पहुँच गया है। तो क्या करेंगे, उसका हम आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, बेटा बस अब आपने बहुत अच्छा किया है, अब आप थोड़ा सा और कर सकते हो, है ना। जिसने बिल्कुल भी नहीं सीखा है उसको भी थोड़ा सा इनकरेज कर सकते हैं कि कोशिश करो, अच्छा चल रहे हो, अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो। तो ये क्या है, आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। मूल्यांकन तभी हम जान पाएंगे जब हम उसका मूल्यांकन करके उसके स्तर को जानेंगे। ठीक, आगे आता है हमारा शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने में। या कह सकते हैं शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में। अब इसका तो मुख्य सोपान ही यही है कि बिना शिक्षण उद्देश्य के हम मूल्यांकन कैसे करेंगे।
मूल्यांकन तो हम शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रख के करेंगे ना। जब हम मूल्यांकन कर लिया तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारे उद्देश्य कहाँ तक पूर्ण हो पाए। तो ये शिक्षण उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाता है, पूर्ण करने में मदद करता है हमारी। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें हमें मूल्यांकन की आवश्यकता ना पड़ती हो। मूल्यांकन हमारा चलता ही रहता है, एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में, व्यक्तिगत भिन्नता के जानने हेतु, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में भी जानने के लिए हम इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही पाठ योजना, जो भी हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं वो उन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाते हैं कि कैसे हमको इसका प्रयोग करना है और हम कौन से उद्देश्यों को इससे पूर्ण करना चाहते हैं। यानी पाठ योजना बनाने में। तो दोस्तों ऐसे बहुत से आपके पॉइंट मिल जाएंगे जिसमें हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो इन पॉइंटों से आपको स्पष्ट हो गया होगा मूल्यांकन की हमें आवश्यकता क्यों है। अब हम जानते हैं कि मूल्यांकन की ऐसी कौन कौन सी प्रविधियां हैं जिसके द्वारा हम व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्तित्व तो कहना सही नहीं है, सबसे बच्चे का कह सकते हैं, क्योंकि हम उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्य कर रहे हैं। तो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन के में हम कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे, आइए उसको जानते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं मूल्यांकन की प्रविधियां कौन कौन सी हैं। वैसे देखा जाए तो मूल्यांकन को दो प्रविधियों में बांटा गया है। एक हमारा होता है नंबर 1 परिमाणात्मक प्रविधि, जिसमें परिमाण मतलब नंबर से मतलब हो। दूसरा जो हमारा आता है वो गुणात्मक, गुणात्मक प्रविधियां। अब हम एक एक प्रविधि के बारे में जानते हैं। देखिए हमारी जो ये कह सकते हैं परिमाणात्मक जो प्रविधियां हैं, प्रविधि क्या है, परिमाणात्मक नंबर मतलब संख्या, परिमाण और परिणाम थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। अक्षर केवल इधर उधर है लेकिन इनके मायने बहुत बदल जाते हैं। तो हम यहाँ पे परिमाण की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर की बात कर रहे हैं। तो परिमाणात्मक प्रविधि में 3 प्रकार की प्रविधियां आती हैं। इसमें आती है हमारी एक मौखिक परीक्षा, फिर लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। देखा जाए तो यही जो हमारी 3 परीक्षाएं हैं, मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक, ये हमारे जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उसमें यही चलती हैं, अक्सर ये चलती रहती हैं। तो ये मतलब पहला जो हमारा मूल्यांकन हो रहा है इन माध्यम से हो रहा है, जिसमें हमको नंबर मिलते हैं, है ना। इसमें हमको कुछ अंक दिए जाते हैं कि बच्चा बोलने में कैसा है, यानी बोल के जो परीक्षा दे रहा है। मौखिक है, उसमें आपको इसमें क्या है, मौखिक परीक्षा में आपका वाद विवाद, ओरल कुछ चीज़ें पूछा जाए, प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता कराया जाए, नाटक का मंचन कराया जाए, इस तरह की ये मौखिक परीक्षा होगी। उस पर बच्चों को अंक दिए जाते हैं, ठीक। फिर आती है हमारी लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा भी हमारी 2 तरह की हो सकती है। एक तो होगा निबंधात्मक और एक वस्तुनिष्ठ। तो लिखित परीक्षा भी 2 तरह से कराई जाती है। एक निबंधात्मक, या आपको निबंधात्मक में आप कह सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर हमको अपने शब्दों में देने पड़ते हैं, वो लिखित हैं, लिख के। और दूसरा वस्तुनिष्ठ, यानी इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आप अक्सर परीक्षाओं में देखते हैं। तो ये हमारी लिखित परीक्षा हो गई, इसके द्वारा भी हमें अंक दिए जाते हैं। फिर आती है हमारी प्रायोगिक परीक्षा। अब प्रायोगात्मक परीक्षा में आप जैसे विज्ञान से संबंधित हो गया, और ये कह सकते हैं विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान और
इस तरह की जो भी सब्जेक्ट हैं वो प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराते हैं। तो इन सभी परीक्षाओं में हमको क्या मिलता है? अंक दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? अंक। यानी ये हमारा परिमाणात्मक प्रविधि हो गई। इन प्रविधियों के अंतर्गत ये परीक्षाएं आती हैं और अंकों के माध्यम से हमारा मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है। मूल्यांकन कोई संकीर्ण शब्द नहीं है कि केवल इन्हीं से हमारा मूल्यांकन हो गया। अब इसके साथ साथ जो मूल्यांकन होगा वो गुणात्मक भी होगा। ठीक है, मूल्यों के साथ साथ अब गुणात्मक भी होगा। अब गुणात्मक में कई ऐसी प्रविधियां आती हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि गुणात्मक का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। अब देखिए, इसमें इन दोनों में अंतर क्या है, पहले थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या है? अंक दिए जाते हैं। अब गुणात्मक में क्या है? ये हमेशा इसको वॉच किया जाता है। यानी आप जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं ये हमेशा वॉच किया जाता है। उसके अनुसार एक दिमाग में वो बना लिया जाता है कि ये बच्चा इस कार्य में निपुण है या इस प्रकार के कार्य में कर रहा है। अब अगर एक एग्जाम्पल के रूप में आप देखें तो स्कूल में क्या होता है, अक्सर जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं वो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य में उनकी ऐसी रुचि नहीं होती है। अगर टीचर ने कह दिया आप अपने आप को, अपने क्लास को साफ करना है, तो वो बच्चा हेजिटेशन में रहेगा, किनारे हो जाएगा, बोलेगा नहीं हम तो भाई पढ़ने में तेज है, हम क्यों करें। तो क्या है, यहाँ भी उसका मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, टीचर ने कोई कार्य कहा और करने के लिए या कोई चीज़ लाने के लिए, तो उसमें भी संकोच करता है या उसको दौड़ के करता है कि नहीं करता है। तो हर प्रकार का मूल्यांकन होता रहता है। तो एक सिस्टम तो ये हो गया हमारा, और दूसरा जो गुणात्मक प्रविधि हो गई, यानी उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम जानते हैं संचयी आलेख। यानी इस विधि से, संचयी आलेख प्रविधि से गुणात्मक परीक्षण कैसे किया जाता है। अब संचयी आलेख क्या होता है, जिसके देखिए आलेख का नाम ही है, मतलब कोई रिकॉर्ड। आलेख का मतलब रिकॉर्ड, संचयी मतलब बना के रखा गया कोई रिकॉर्ड। इन रिकॉर्डों से हम जानेंगे कि बच्चा कैसा है। अब इस रिकॉर्डों में हमारे ये भी शामिल हैं, जैसे परीक्षा हुई तो उसका रिकॉर्ड बना गया, प्रगति पत्र बना के रखा गया है, या कोई अन्य कार्य किया गया है जैसे प्रगति पत्र, परीक्षा फल और स्कूल द्वारा दिए गए अन्य कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा निरीक्षण। निरीक्षण प्रविधि क्या होती है, इसमें क्या होता है, अक्सर बच्चों को कोई कार्य टास्क दे दिया जाता है और शिक्षक क्या होता है, घूम घूम के वो निरीक्षण करते हैं। बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि वो उनका जो है मूल्यांकन हो रहा है, बस वो देखते रहते हैं कि जो बच्चा जो कुछ भी सीखा है क्या उसका सही से प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गई निरीक्षण विधि, यानी इस निरीक्षण विधि से भी उसका मूल्यांकन हो रहा है। फिर अगला हमारा आता है स्केल सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम, स्केलिंग। वैसे देखा जाए तो निरीक्षण सिस्टम है वो छोटे बच्चों के लिए होता है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं जल्दी, तो ये छोटे बच्चों के लिए निरीक्षण होता है। अब स्केलिंग सिस्टम, स्केलिंग में क्या होता है, ग्रेड। किसी टास्क को दिया जाता है करने के लिए, करने के बाद उसमें डायरेक्टली अंक नहीं दिए जाते हैं, जैसे कुछ स्टार सिस्टम बना दिए जाते हैं, ग्रेडिंग बना दिए जाते हैं कि उत्कृष्ट के लिए ए है, अच्छा के लिए बी है, इस तरह से सिस्टम बनाए जाते हैं, तो वो हमारे स्केलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर जांच सूची। जांच सूची में क्या है, इसमें हाँ या ना टाइप के प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं, हाँ या ना, हाँ ऑब्लिक ना, मतलब कोई ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जिसमें आप तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। तो ये इसके माध्यम से ये जाना जाता है कि उसकी रुचियाँ क्या हैं, वो किस तरफ उसका झुकाव है या उसके विचार कैसे हैं, तो इससे जांच सूची से पता चल जाता है। एक आता है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल प्रविधि, इसमें हम ये करते हैं कि सब कुछ इसके व्यवहार से, उसके व्यवहारों और झुकावों का और रुचियों का आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो यानी क्या है, इसमें उसके व्यवहार, रुचि या रुझान या झुकाव, इसके बारे में हम जानते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड से।
एनेक्डोटल आलेख इसका पूरा नाम है। और इसमें एक और प्रविधि आती है हमारी साक्षात्कार। साक्षात्कार के द्वारा भी हम उस गुणात्मक प्रविधि का जानते हैं। आप साक्षात्कार से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे, मतलब एक व्यक्ति जिसका साक्षात्कार लिया जाता है, कुछ भी उस पर साक्षात्कार लेने से पहले क्या करते हैं, हम कुछ प्रश्नों को निर्धारित कर लेते हैं और उन प्रश्नों में उन प्रश्नों के माध्यम से हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम उसके द्वारा जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई गुणात्मक प्रविधियाँ। यानी अगर देखा जाए कुल मिला के, अब मूल्यांकन के बारे में अगर हम कहें तो हमारा मूल्यांकन क्या है, हमारा मूल्यांकन यानी मूल्यांकन अब जो होगा वो क्या होगा, दोनों तरह का होगा, परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक। ठीक है, यानी अब जो मूल्यांकन है ये दोनों पहलुओं का मिक्सअप है। ठीक, ये कह सकते हैं गुणात्मक विवरण और मूल्य निर्धारण। परिमाण में क्या हुआ, मूल्य निर्धारित किए, अंक बता दिए और उसके बाद उसकी रुचियाँ और रुझानों या उसके जो भी मानसिक स्थितियाँ हैं उसको जानने के बाद हम लोगों ने यह स्पष्ट पता कर लिया कि जो हमारा मूल्यांकन होगा वो मूल्यों का और गुणों का मिक्सअप होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने मूल्यांकन का जो चैप्टर था यहीं समाप्त किया। अब हम अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में ये जानेंगे कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं और शैक्षिक उद्देश्य में जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है उनके बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल में बराबर बने रहिए, हमारे जो भी एपिसोड जा रहे हैं उनको पूरा देखिए और आपके जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं उसको हमें दीजिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।